मार्च का शुरू का दिन था। तब भी अचानक पानी ऐसे गिर रहा था कि अगस्त का महीना लगने लगा। पानी की तेज बौछार से आम के बौर झर गए थे। बौर की खुशबू में गीलापन था। खाली समय में रघुबर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। अगर पानी बंद नहीं हुआ तो बरसते पानी में कैसे लौटा जाएगा। ऑटो के लिए भीगते खड़े रहना पड़ेगा। रघुबर प्रसाद के पास छत्ता बरसाती नहीं था। स्कूटर के पीछे छत्ता लेकर बैठने से छत्ता उलट कर टूट जाता। दूसरे का छत्ता लेकर स्कूटर पर जाना ठीक नहीं था। बरसाती पहनकर स्कूटर पर बैठा जा सकता था। हाथी पर भी छत्ता लगाकर बैठा जा सकता था। झालरदार छत्ता हौंदे से बंधा हुआ इसलिए होता हो कि धूप बरसात से बचत हो। सर, एक बात पूछूं? रघुबर प्रसाद ने कहा। विभागाध्यक्ष काम कर रहे थे, पर हाथी के बारे में नहीं, विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ, रघुबर प्रसाद ने कहा। वे चुप हो गए। गणित विभाग के दो शिक्षक थे, रघुबर प्रसाद और विभागाध्यक्ष। महाविद्यालय को खुले तीसरा साल था। तीनों साल में कुल 38 विद्यार्थी थे। प्रथम वर्ष में 18 विद्यार्थी भर्ती हुए थे। तीसरे वर्ष की कक्षा में केवल 9 विद्यार्थी थे। सर, हाथी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो? जी, दूसरे जानवर के बारे में। पूछिए। विभागाध्यक्ष ने सोचा हाथी के बदले जानवर के बारे में पूछने से मना करना था। हाथी उसमें अपने आप शामिल हो जाता। सर, कांजी हाउस में भालू को रख सकते हैं? विभागाध्यक्ष को शक हुआ कि रघुबर प्रसाद को काले जानवरों से अधिक लगाव है, जैसे हाथी, भालू, भैंस इत्यादि। आवारा गाय गोरू को कांजी हाउस में रखते हैं। भालू? भालू जंगल में रहता है। जंगल का भालू आवारा भालू नहीं होगा। गाय गोरू जिसको देखने सुनने वाला कोई नहीं, खड़ी फसल चरने लगे, नुकसान करे, तो उसको कांजी हाउस में बंद कर सकते हैं। जिसकी गाय होती है वह दंड देकर छुड़ा ले जाता है। जंगल से निकलकर भालू खेत में आ जाए तो भालू आवारा नहीं हो जाएगा। खेत में आएगा तो भी आवारा नहीं होगा। गांव में आ जाएगा तो भालू कहीं भी आ जाए जंगली रहेगा। आदमी लोगों को भालू नुकसान पहुंचाए और पकड़ में आ जाए तो कांजी हाउस में दे सकते हैं? अरे, कांजी हाउस में भालू को खिलाएंगे क्या? उसको दंड देकर कौन छुड़वाएगा? भालू को जंगल विभाग को दे सकते हैं कि वापस जंगल में छोड़ दो या चिड़ियाघर में। जंगल विभाग भालू को दूर घने जंगल में छोड़ सकता है। सर, कांजी हाउस में गाय बैल को लेने कोई नहीं आए तो क्या करेंगे? नीलामी कर देंगे। भालू की नीलामी करें तो सर्कस वाले भालू नचाने वाले खरीद सकते हैं। भालू को नचाने वाले कितने मिलेंगे? 8-10 तो इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, कल किसी एक को तो ढूंढ कर लाना। मुझको तो लगता है गिने चुने 2-4 लोग घूम घूम कर भालू नचाते फिरते हैं। 2-4 भी नहीं, एक होगा। वही एक सारी दुनिया में घूमता है। अपनी बस्ती में भालू नचाने वाला एक भी आदमी नहीं है। अगर होगा तो वह भालू के साथ रहता होगा। भालू पालतू जानवर नहीं है, जंगली जानवर है। पालतू जानवर की नीलामी करेंगे, जंगली जानवर को जंगल में भेज देंगे। समझे? समझ गया। पर सर, गाय एक समय पालतू नहीं रही होगी, वह भी जंगली जानवर हो गई। मनुष्य जंगली था, भालू भी धीरे धीरे पालतू हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। भालू पालतू जानवर नहीं है। सर, हाथी पालतू जानवर हो गया है, रघुबर प्रसाद ने कहा। तुम छत्ता लाए हो? विभागाध्यक्ष ने पूछा। छत्ता किसी से मांग लूंगा, पैदल जाऊंगा। चपरासी से छत्ता मांग लेना, पैदल जाना। भीगते हुए चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं भीगते जाऊंगा। मैं पैदल जाऊंगा, मन हुआ तो छत्ता लिए तेज चलूंगा, छत्ता लेकर दौड़ूंगा। पैदल दौड़ना? जी सर, पिताजी कहते हैं जब पानी गिरता है तो चोरों को चोरी करने में आसानी होती है। हाँ, मैं कुत्ते के बदले एक शेर पालने की बात सोच रहा हूँ। जब चोर आएगा वह भौंकेगा नहीं, दहाड़ेगा। प्राचार्य अपने स्कूटर में भीगते हुए चले गए। कुछ भीगते हुए विद्यार्थी साइकिल से, कुछ पैदल गए। विद्यार्थी साइकिल पर डबल सवारी भी गए। जो शिक्षक साइकिल में आते थे वे सब पानी रुकने का इंतजार किए बिना साइकिल से चले गए। विभागाध्यक्ष ने जाते समय रघुबर प्रसाद से पूछा, भीगते चलोगे? नहीं सर, मुझे छत्ता मिल गया है, पैदल जा रहा हूँ। रास्ते में टेम्पो मिल जाएगा। रास्ते में हाथी मिले तो छत्ता लगाकर हाथी पर मत बैठना रघुबर प्रसाद। क्यों सर? एक हाथ से तो छत्ता पकड़ोगे, संभल कर बैठते नहीं बनेगा। शायद सड़क के नीचे की हवा से हाथी के ऊपर की हवा तेज हो, छत्ता उलट जाएगा। छत्ता संभालने में खुद मत गिरना, छत्ता को गिर जाने देना। छत्ता मेरा नहीं है, किसी का भी छत्ता हो, झल्लाकर विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ। रघुबर प्रसाद पैदल निकल पड़े थे। पानी कम हुआ था, फिर भी तेज था।
शहर की ओर से गांव की सवारी से लदा टेम्पो आकर चला गया। यही टेम्पो लौटेगा तब शायद जगह मिल जाए। टेम्पो नवा गांव तक जाता था। जोरा गांव से लगा महाविद्यालय था। इस गांव में दाऊ की लंबी चौड़ी देहरी थी जो महाविद्यालय को दान दे दी गई थी। महाविद्यालय की दालान की दीवारों में बड़े बड़े आले बने थे। कमरे की भी दीवारों में आले थे। दालान में छानी के सहारा देने लाइन से पत्थर पर लकड़ी के खंभे थे। लकड़ी के खंभे, बल्ली, दरवाजे और खिड़की के पल्ले अलसी के तेल से चिपटे काले और चमत्कार थे। जमाने से इनको अलसी का तेल लगाकर चमकाया जाता था। तेल के कारण इनमें धूल की परत जमती थी। यह परत इतनी कड़ी हो जाती थी कि लकड़ी का हिस्सा लगती थी। धूल की जमी परत प्राकृतिक बारीकी नकाशी लगती थी। दरवाजे में पीतल और लोहे के मोटे मोटे फुल्ली खिला लगे थे। साथ में लगे पीतल के फूल लोहे की खीलों की तरह काले पड़ गए थे। सभी दरवाजे नवबेड़िया थे, भारी और मजबूत। बरामदे में दरवाजे के नीचे गेरू की डिजाइन की पट्टी बनी थी। प्राचार्य के दरवाजे के आजू बाजू की दीवारें नीले रंग के मोर बने थे। उसमें कहीं लाल रंग के छींटे थे। कार्यालय के कमरे के दरवाजे के पास गणेश जी बने थे। विभाग के कमरे के अंदर एक पक्षी बना था। आश्चर्य था कि हाथी कहीं नहीं बना था। कक्षाओं के लिए अनेक कमरे खाली थे। एक खाली कमरे की दीवार में हाथ के 18 छप्पे बने थे। खिड़कियां छोटी थी। सलाखों की जगह बांस ठोक दिए गए थे। महाविद्यालय का फर्श गोबर से लीपा पुता था। 3 कक्षाओं में बेंच रखी थी और एक एक टेबल। कुर्सी नहीं थी। कुर्सी की कमी थी। 11 कमरे थे। 3 कमरों में पढ़ाई होती थी। एक कमरे में प्राचार्य बैठते थे। महाविद्यालय के सामने एक मैदान था। वह झंडा फहराने के लिए एक मोटी बल्ली गड़ी थी। उसमें एक ऊंचा बांस बंधा था। बांस में झंडा फहराकर बल्ली में बांध दिया जाता था। महाविद्यालय से लगी हुई एक झोंपड़ी में प्राथमिक शाला थी। माध्यमिक स्कूल गांव में नहीं था। इस गांव और पास के शहर के लिए एक अतिरिक्त महाविद्यालय था। शहर के अंदर भी एक महाविद्यालय था। यहाँ 125 लड़कों का जमघट था। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक महाविद्यालय के शिक्षक का बहुत आदर करते थे। गांव वालों का कहना था कि महाविद्यालय के इतने कमरे खाली हैं, उसी में प्राथमिक स्कूल लग जाता तो ठीक था। प्राचार्य और कमेटी के लोगों को ऐतराज़ नहीं था, परंतु एक दिक्कत थी। स्कूल के बच्चों का हल्ला बहुत होता था। स्कूल के शिक्षकों का कहना था कि वे बिना हल्ला किए पढ़ाएंगे और पढ़ाते समय खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे। स्कूल के बच्चों को जब ये मालूम पड़ा कि महाविद्यालय के कमरे उनके हल्ले गुल्ले के कारण नहीं मिल पाएंगे, तो छोटे छोटे बच्चों ने हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना करीब करीब बंद कर दिया था। आपस में झगड़ा करते थे चुपचाप। केवल शिक्षक को पढ़ाने का हल्ला होता था। बच्चे आपस में फुसफुसाकर बात करते थे। छोटे छोटे बच्चों के होंठ में चुप रहने के इशारे के रूप में एक उंगली आदत की तरह रहती थी। शिक्षक नहीं होते तो लगता था कि कक्षा में कोई नहीं है, ऐसी शांति होती थी। परंतु जाकर देखने से मालूम होता था कि 40 लड़के लड़कियों में आधे से अधिक होंठ पर उंगली रखे चुप है और बाकी बिना उंगली रखे। बच्चे मुंह में उंगली रख आते जाते देखते थे। महाविद्यालय के सामने एक हैंडपंप था। बीच में पानी पीने की छुट्टी में बच्चे और लड़के ज़रूर पानी पीते थे। गिलास से पानी पीने के लिए स्कूल और महाविद्यालय दोनों जगह घड़े और चंबू रखे थे। घड़े से निकालकर गिलास से पानी पीना प्राचार्य और शिक्षकों से लेकर प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। महाविद्यालय के प्राचार्य पानी पीने हैंडपंप तक जाते थे। कभी उनके साथ शिक्षक होता, क्लर्क होता या चपरासी होता जो हैंडपंप चलाता था। शाला के पीछे तालाब था। तालाब के किनारे पेशाब करने की आड़ बना दी गई थी। 8 लड़के एक साथ पेशाब करते थे। फिर भी इतनी आबादी नहीं बढ़ी थी कि पेशाब करने के लिए तालाब बनाया जाता। जब महाविद्यालय के प्राचार्य अकेले बाहर आते तो समझ जाते कि पानी पीने नहीं, पेशाब करने निकले हैं। प्राचार्य जब उठकर खड़े होते तो कहते, बाहर चला जाए, तो यहाँ बैठे शिक्षक भी उठ जाते कि पानी पीने जा रहे हैं। जब पेशाब करना होता तो प्राचार्य बतला देते, पानी नहीं पीना है। तब ये अकेले जाते थे। तालाब को देखने से पता चलता था कि तालाब पहले बना था या दाऊ का बाड़ा। एक कच्चे तालाब की प्राचीनता पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। तालाब के किनारे कोई मंदिर नहीं था। मंदिर की प्राचीनता से तालाब की प्राचीनता का अंदाज़ा होता, परंतु तालाब नया नहीं था। राहत कार्यों के बाद वह गहरा और बेडौल हो गया था। तालाब का पानी अनायास नहीं दिखता था। ऊंची मिट्टी की दीवार के पानी अंदर था। तालाब वहीं अच्छे लगते थे जिसकी ऊंचाई ज़मीन की सतह के बराबर होती थी। ज़मीन के समतल के बाद तालाब का समतल होता था।
ज़मीन के समतल के बराबर पानी का समतल होता था। जितनी पुरानी मिट्टी और जल था, तालाब उतना ही प्राचीन लगता था। यह इतना प्राकृतिक और प्राचीन लगता था कि वहाँ ज़मीन होते होते पानी हो गया, किनारे किनारे घास, फिर कमल की पत्तियाँ। यानी जितनी पुरानी घास, वनस्पति और कमल प्राचीन, उतना ही पुराना तालाब। इस तालाब में कमल नहीं था, जबकि सड़क के ऊपर मिट्टी डालने के लिए सड़क के किनारे जो गड्ढे खोदे जाते थे, वे पहली बरसात में डबरे हो जाते थे। 2-1 साल बाद उनमें कमल की एक छोटी गोल पत्ती दिख जाती थी। 2-1 और बरसात के बाद एक छोटा सफ़ेद कमल खिल जाता था। रघुबर प्रसाद का एक कमरे का घर था। 30 रुपये महीना कमरे का देते थे। बिजली का मीटर अलग था। उनका कमरा बीच में था। आजू बाजू एक एक कमरे और थे, ये भी किराए से उठे थे। उन दोनों कमरों में परिवार था। रघुबर प्रसाद के माता पिता और एक छोटा भाई 50 किलोमीटर दूर धर्मपुरा में रहते थे। बस से कम 1.5 घंटे का रास्ता था। रघुबर प्रसाद पत्नी और गृहस्थी के हिसाब से चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे। एक चारपाई थी, चारपाई चौड़ी थी, फिर भी उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनको एक चारपाई और रखनी चाहिए या नहीं। पति पत्नी एक ही चारपाई पर रात भर सोते हैं, ये उनको ज़रूरी सत्य नहीं लगता था। रात भर का ज़रूरी सत्य ना हो, पर कुछ देर का सत्य तो था। फिर भी इस सत्य को आड़ में रखने के लिए उनके पास दूसरा कमरा नहीं था। यदि 2 चारपाई होती तो यह सत्य दूसरी चारपाई की आड़ में होता। रघुवर प्रसाद की बड़ी बहन इसी शहर में थी। जीजा एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लर्क थे। बड़ी बहन ने शक्कर, चाय पत्ती, जीरा, राई इत्यादि चौके की चीज़ों के लिए टीन के और प्लास्टिक के पुराने डिब्बे दिए थे। आटा रखने के लिए टीन का सुंदर नया डिब्बा था। यह अस्पताल के पलस्तर का खाली डिब्बा था। पता नहीं बड़ी बहन को कहाँ से मिला था। गोल बाजार में खाली डिब्बों की दुकान से शायद खरीदा हो। जीजा के घर किसी का हाथ पैर नहीं टूटा था, या जीजा के किसी कंपाउंडर दोस्त ने दिया हो। तेल एक बोतल में था। चावल दाल के डिब्बे भी थे। चावल दाल और आटा वे झोले में रखना चाहते थे। चूहों के कारण इरादा बदल दिया। कमरे के सामने उनके हिस्से की परछी में बैटरी के खोखे में 3 गमले रखे थे। एक गमले में तुलसी लगी थी, 2 गमलों में शोभा के पौधे लगे थे। बैटरी के खोखे भी बड़ी बहन ने दिए थे। कमरे के दाहिने कोने को चौका बना दिया गया था। उसी तरफ दूसरे कोने में एक गुंडी और एक घड़ा रखा गया था। वहाँ दीवार के बाहर नाली के लिए एक मुहाना बना था। दीवार में 2 अलमारियां बनी थी। पल्ले नहीं थे। लकड़ी के तख्तों से अलमारी के खाने बने थे। पता नहीं कौन सी लकड़ी थी। तख्ते टेढ़े हो गए थे। उसमें अखबार बिछाकर उन्होंने किताबें जमा दी थी। फर्श काले पत्थर का था। यह फर्सी पत्थर कहलाता था। पास के एक बेलसोंडा नाम का गांव था। वहाँ इस पत्थर की खदान थी। बैलगाड़ी और ट्रक से लद कर खदान से इधर उधर पत्थर जाता। टट्टी मकान से कुछ दूर हटकर पीछे बनी थी। 3 कमरे के परिवार के लिए 3 टट्टियां लाइन से बनी थी। शादी के बाद रघुबर प्रसाद 8 रुपये महीने के हिसाब से एक टट्टी में ताला लगाने लगे थे। टट्टी का ताला एकदम नया था। टट्टी में बिजली नहीं थी। रात को टॉर्च या डिबरी लेकर जाना पड़ता था। टट्टी का दरवाज़ा ज़मीन से 6-7 इंच ऊंचा था। बाहर डिबरी रख दो तो भी बंद दरवाजे के नीचे से उजाला जाता था। 3 रुपये का कमरा और 8 रुपये की टट्टी का अनुपात ठीक नहीं बैठता था। टट्टी का किराया और कम होना था। यह गृहस्थी के टट्टी के इंतज़ाम में वे ठगे गए थे। पैदल कुछ दूर निकल आने के बाद भी रघुबर प्रसाद को टेम्पू नहीं मिला। टेम्पू भरे आते थे। घुसने की जगह नहीं होती होगी, इसलिए रोकने पर नहीं रुकते थे। जब भी टेम्पू की आवाज़ आती तो वे रुककर पीछे देखने लगते। रुककर उन्होंने पीछे देखा, एक टेम्पू आ रहा था। टेम्पू के पीछे उन्हें हाथी भी आता दिखा। पानी बूंद बूंद गिर रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस टेम्पू की जगह नहीं मिली तो वे हाथी पर बैठ जाएंगे। टेम्पो को उन्होंने रोका। टेम्पो रुका नहीं। उन्हें लगा टेम्पो में जगह थी। टेम्पो वाले ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हाथी के आने में अभी समय लगेगा, तब तक 4 टेम्पो निकल सकते हैं। किसी न किसी में जगह मिल जाएगी। टेम्पो नहीं आ रहा था और हाथी आते आते समीप आ गया। बाबू चलेंगे? युवा साधु ने पूछा। छत्ते के नीचे से उन्होंने हाँ कहा। ऊपर से साधु को छत्ते की आड़ में उनका सिर हिलाना नहीं दिखा होगा, पर हाँ कहना सुनाई दिया होगा। वे छत्ता ताने खड़े थे। साधु ने हाथी से चिल्लाकर फिर प्यार से बुदबुदाकर कुछ कहा तो हाथी धीरे धीरे नीचे बैठ गया। साधु ने किसी मंत्र से हाथी को बिठाया हो। तब रघुबर प्रसाद भी मंत्र मुग्ध खुद अपने हाथी पर चढ़ने का रास्ता वहीं खड़े खड़े देख रहे थे।
शायद उन्हें लगा हो कि अपने को हाथी पर बैठा हुआ पा लेंगे। नीचे हाथ बढ़ाकर साधु ने रघुबर प्रसाद से ऊपर चढ़ने के लिए कहा। छत्ता उन्होंने बंद कर दिया था। रस्सी पकड़कर किसी तरह ऊपर चढ़ गए। हाथी का शरीर बहुत खुरदरा था। संभलना कहकर हाथी को कुछ कहा तो हाथी खड़ा हो गया। हाथी इतना ऊंचा होगा इसका अंदाजा नहीं था। बूंदाबांदी हो रही थी। बंद छत्ता हाथ में था। जिस हाथ में छत्ता था, हाथ से भी वे रस्सी किसी तरह पकड़े हुए थे। कुछ डर या संभल कर बैठे होने के कारण वे झुके हुए थे। घबराइए नहीं, गिरेंगे नहीं। हाथी आपको गिरने नहीं देगा, समझदार है। हाथी की रीढ़ की हड्डी उन्हें गड़ रही थी। रीढ़ की हड्डी थी या रस्सी, यह निश्चित करने के लिए थोड़ा खिसकना पड़ा। शुरुआत में तो वे ज्यादा झुके रहे, कुछ देर बाद तनकर बैठ गए। हाथी पर बैठने का उनका संतुलन उन्हें मिल गया था। वे जूता पहने हुए हाथी पर चढ़े थे। जूते पहने हुए उन्हें हाथी पर चढ़ना था या नहीं, उन्हें नहीं मालूम था। साधु ने भी नहीं टोका था। घर किधर है? ऑटो वाली जगह पहुंचकर साधु ने पूछा। इधर, उन्होंने बताया। घर उन्हें दिखने लगा था। उन्हें लगा कि घर सामने कुछ चहल पहल है। औरतें दिख रही थी, पास पड़ोस में आ जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ढोलक और मजीरे के साथ गवन्नई सुनाई दे रही थी। शायद उन्हीं के घर में है। उनके दिल धड़कने लगा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि हाथी के ऊपर नीचे के कारण उतना नहीं था। कुछ देर पहले से पानी बंद हो गया था और हल्की सी धूप निकल आई थी। वे हाथी पर बैठे बैठे देख रहे थे कि एक औरत ने उनके कमरे से चारपाई निकाली और सामने के पेड़ के नीचे डाल दी। दूसरी ने दरी लाकर बिछा दी। शायद पिता थे। पड़ोस के कमरे से निकलकर वे चारपाई पर बैठे, फिर लेट गए। उठकर उन्होंने खटिया पेड़ के नीचे से सरकाई, फिर लेट गए। हवा चलने से पत्तियों से पानी टपकता होगा। बच्चों को दूर से हाथी दिखा। वे चिल्लाने लगे। पिता उठकर बैठ गए। उन्हें यह थोड़ी समझ आ रहा था कि हाथी पर उनका रघुबर प्रसाद बैठा है। सामने औरतें बच्चे इकट्ठे हो गए थे। वहीं घर है, उनके मुंह से निकला। कुछ उत्सव है क्या? नहीं, गांव से पिताजी आए हैं। उसे घर नहीं बताना था। उतने घर जाते तो अच्छा था। तमाशा हो जाएगा। उन्हें झेंप लग रही थी। हाथी से उतरते भी नहीं बनेगा। उतरते उतरते गिर पड़े तो? हाथी ठीक पिता की चारपाई के पास खड़ा हुआ। पिता ने तब भी नहीं पहचाना था। पिता चारपाई से उठकर हाथी से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। चारपाई को भी उन्होंने हटा लिया था। तभी उन्होंने पहचाना कि हाथी पर उनका बेटा है। पड़ोस की औरतों बच्चों ने भी पहचान लिया। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, अरे रघुबर प्रसाद हाथी से आया है। बच्चे हो चिल्लाने लगे। अंदर पत्नी होगी तो उसने भी सुना होगा। शायद उस औरत ने पत्नी को सुनाने के लिए ही चिल्लाया हो। पत्नी का जी धक से किया होगा। एक क्षण को उसका भी मन रघुबर प्रसाद को हाथी से आया देखने के लिए हुआ होगा। हाथी पर बैठकर आना खुशी की बात तो होती होगी, थोड़ी बहुत शान की भी होती हो। साधु ने रघुबर प्रसाद के उतरने के लिए हाथी को नीचे बैठाया। रघुबर प्रसाद हाथी से संभल कर उतरे। उन्होंने 1 रुपए का सिक्का निकाला। तब तक हाथी खड़ा हो गया था। सिक्का देखकर साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाथी को दे दीजिए। हाथी को सिक्का कैसे दे, यह वे हथेली फैलाए ठीक से सोच भी नहीं पाए थे कि हाथी ने हथेली पर से सिक्के को सूंड से उठाया, साधु को दे दिया। अच्छा, कल मिलेंगे, मित्रवत हाथी सवार ने कहा। अच्छा, धीरे से रघुबर प्रसाद ने कहा। हाथी के जाने से एक बड़ी सी जगह निकल आई थी। यह तो था कि हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। जाते हुए हाथी को उंगली से छूने का मन रघुबर प्रसाद को हुआ था। हाथी के हटते ही दरवाजे के पास खड़ी औरतों में उन्होंने पत्नी को एक झलक ढूंढा और पिता के पैर छुए। पत्नी उन्हें नहीं दिखी। पड़ोस की औरतें कमरे में थी, इसलिए विश्वास था कि कमरे में होगी। हो सकता है माँ हो। पत्नी ना आई हो, माँ से मिलने औरतें आई हो। पर गवनई क्यों होती? क्या पत्नी नहीं आई होगी? उनका मन स्थिर नहीं था। वे हाथी से उतर गए थे, पर मन अचानक घुड़सवारी करने लगा था, जो पत्नी के आने और ना आने की तरफ दौड़ता रहता था। कहीं रुकना नहीं था, न तो आने पर रुकता और ना ही नहीं आने पर। पिता ने रघुबर प्रसाद को बहुत मन से आशीर्वाद दिया। हाथी वाले को चाय नहीं पिला देते? याद नहीं रही, कल पिला देना। पिता ने सोचा होगा कि वह महाविद्यालय आना जाना हाथी से करता है। कितनी देर हो गई आए हुए? रघुबर प्रसाद ने पूछा। घंटा 2 घंटा हुआ होगा। पड़ोसियों को मालूम पड़ा तो ढोलक लेकर गवनई करने लगे। बहू अंदर है, बहू को पहुंचाने आया था। तुमको छुट्टी तो मिलती नहीं, तुम्हारी माँ पीछे पड़ी थी। बहू को पहुंचा दो, बहू का मन नहीं लग रहा है।
उदास रहती थी। उसे अपने माता पिता की याद आ रही होगी। धीरे से संकोच से उन्होंने कहा। यह पिता ने नहीं सुना। घर पैसे थोड़ा ज़्यादा भेज दिया करो। छोटू की बीमारी में इस बार पैसे खर्च हो गए। 20 दिन बुखार में पड़ा रहा। आने पर बहू ने बहुत सेवा की। तब तक तो वह ठीक हो गया था, पर एकदम ठीक है। तुमको चिट्ठी लिखते तो थे, चिट्ठी नहीं मिली। आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी लिखी हो और उससे न मिली हो? पत्नी क्यों लिखेगी? वह भी नहीं लिख सके जब। कितने दिन पहले लिखे थे? कुछ दिन हो गए। महाविद्यालय के पते पर तो नहीं भेजी, घर के पते पर भेजे थे। पोस्टमैन से पूछूंगा। पूछते रहने से वह चिट्ठी देना भूलेगा नहीं। अच्छा, मुंह हाथ धो लो, चाय पी लो, थके होंगे, पिता ने कहा। अम्मा नहीं आई? कैसे आती, वहाँ कौन दिखता। आपने चाय पी? हाँ पी ली। देखो कप खटिया के नीचे धरा है, कप ले जाना, इसी में धो के पी लेना। ज़्यादा कप बसी नहीं निकाला करो, टूट जाती है। जी हाँ, ज़्यादा कप बसी नहीं थी। यही एक कप बसी थी जिसे रघुबर प्रसाद ने उठाया था। कप उठाते उठाते रघुबर प्रसाद ने कमरे की तरफ देखा। कमरे के अंदर देहरी के पास उन्होंने कप रख दिया था। स्टोव जलने की गंध थी। उनके कप रखते ही एक लड़की ने कप उठाया और उसे धोने गुंडी की तरफ कोने में चली गई। रघुबर प्रसाद जूता उतारने सीढ़ी की तरफ इस तरह बैठे कि वे अंदर से नजर आए। स्टोव पत्नी के सामने रखा होगा। कोने से किसी औरत ने स्टोव उठाया होगा और कहा होगा, अब रघुबर प्रसाद के लिए चाय बनाओ। एक लड़की चाय के लिए गुंडी से पानी ले आई होगी। किसी ने छन्नी दिया होगा, किसी ने शक्कर। चाय पत्ती पत्नी के पास सरका दी होगी। रघुबर प्रसाद जूता उतारकर पिता के पास बैठ गए। अम्मा ठीक है? ठीक है। हर बार खाते समय एक बार ठसका ज़रूर लगता है, खांसते खांसते बेदम हो जाती है। डॉक्टर को बताए थे? होम्योपैथी वाले को दिखाते रहते हैं। होम्योपैथी की दवाएं भी महंगी हो गई हैं। अब छोटी शीशी 5 रुपए की, हफ्ता भर दवाई चलती है। एक छोटी लड़की बहुत धीरे धीरे कदम रखते हुए कि चाय ना छलके, जैसे रस्सी पर चल रही हो, रघुवर प्रसाद को आते दिखी। उसी के लिए चाय होगी। वे आगे बढ़े और लड़की के हाथ से कप ले लिया। जिसके लिए ले जा रही हो, देने से पहले वहीं छीन कर ले गए। इस तरह लड़की ने रघुबर प्रसाद को देखा और दुखी होकर लौट गई। चाय और पियेंगे? नहीं, जब आए होंगे तो कमरे में ताला बंद होगा। रघुबर प्रसाद को चाय पीते पीते याद आया कि ताला बंद था। ताला कैसे खुला होगा? तुम एक चाबी दे गए थे ना? अच्छा हुआ वही ताला लगाया था। दूसरा ताला लगता तो परेशानी होती। क्या परेशानी होती? पड़ोसी अच्छे हैं, तुम्हारे आने तक वहीं रहते। तुम्हारे पास तो एक ही ताला था। एक नया ताला और लिया था। काहे के लिए? टट्टी के लिए। टट्टी के लिए क्यों? वहाँ चोरी होने का कौन सा डर था? चोरी नहीं, टट्टी में भीड़ रहती थी, समय पर खाली नहीं मिलती थी। अरे इतना बड़ा मैदान तो है, खेत है जी। टट्टी का ताला तुम निकाल कर रख देना, एक ताला मैं ले आऊँगा। पैरा कोठे में लगाऊंगा। पैरा चोरी चला जाता था। बड़ी मुश्किल से एक गाय का चारा जुट पाता है। टट्टी किराए से ली है? टट्टी किराए से? टट्टी तो थी, कोई मनमानी थोड़ी थी। कल एक नहानी घर किराए से ले लेना, एक चौका किराए से ले लेना, सब गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारी तनख्वाह तो किराए में चली जाती है, घर क्या भेजोगे? रघुबर प्रसाद ने सोचा कि पिता टट्टी का किराया ना पूछ ले, इसलिए तुरंत कहा, बस में कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? नहीं। रघुबर प्रसाद को पिता कमज़ोर लग रहे थे। पिता से तबीयत के बारे में पूछेंगे तो अपनी सब बीमारियां बतलाने लगेंगे। तब रघुबर प्रसाद को घबराहट होने लगती थी। उसका वेतन अच्छा होता तो वह बताता कि एक पुत्र अपने पिता की किस तरह परवाह करता है। पिता की छोटी छोटी अपेक्षाओं के सामने वह असहाय हो जाता था कि वह अच्छा पुत्र नहीं समझा जा रहा है। अपनी असहायता से अब तक पिता साथ देते आए थे। पिता की असहायता में वह पिता का कैसे सहारा बन सकेगा? यही ना कि पिता को 200 रुपये की ज़रूरत है तो बेटी की सहायता के लिए पिता ज़रूरत को किसी तरह 150 रुपये तक सीमित कर दें। महाविद्यालय के पास घर मिल जाए तो एक बड़ा घर ले लें, आने जाने का पैसा बचेगा। अब तक औरतें चली गईं। सब औरतें चली गईं? हाँ। मैं बताना भूल गया, हलवाई के यहाँ से बताशे ले आते और बांट देते। कल भिजवा दूंगा। कैसे भिजवाओगे? जाने दो। ऐसे समय बड़े वाले बताशे बुलवा लिया करो, 2-2 बताशे बंटवा दिया करो। तीज त्योहारों में पड़ोस में नाउन आती होगी, चाहो तो पता लगाकर बताशे भिजवा देना। जी हाँ, अब रहने दो, आगे चाहे ध्यान रखना। अंदर नहीं बैठेंगे? उसने पिता से पूछा। उसका भी अंदर जाने का मन था। यहाँ हवा में अच्छा लग रहा है। दिया बत्ती का समय हो गया है, बहू से कह दे बत्ती जला दे। कुबेरी बेरिया अंधेरा नहीं होना चाहिए। जी। रघुबर प्रसाद अंदर गए। पत्नी एक कोने में बैठी थी।
गुड़िया बैठी थी। रघुबर प्रसाद की पत्नी ने उसे अपने हाथ साथ के लिए रोक लिया था। गुड़िया को देखकर रघुबर प्रसाद का मन हुआ उसे कहें ग में छोटे ऊ की मात्रा गुड़िया, पर नहीं कहा कि पिता क्या सोचेंगे। रघुबर प्रसाद के आते ही पत्नी ने गुड़िया को फुसफुसाकर जाने को कहा होगा। वह भागती हुई चली गई। दिन के विदा होने का बाहर से कुछ अधिक अंधेरा कमरे में हो चुका था। रघुबर प्रसाद ने सोचा अभी बत्ती ना जलाएं, 1 मिनट बाद जलाएं। वे पत्नी की ओर बढ़े। पिताजी दिख नहीं रहे थे। पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे थे। पत्नी के पास जाकर वे धीरे से बोले, चाय पी थी? पत्नी ने कुछ कहा नहीं। चाय पी थी? उन्होंने फिर पूछा। तब पिता के खांसने की आवाज़ आई। उन्होंने तुरंत खटका दबाकर बत्ती जलाई। पत्नी की नायलॉन की गुलाबी साड़ी का प्लास्टिक जरी का चमकीला काम बिजली के उजाले से फक से जगमगा गया था। उजाला होते ही पत्नी की चूड़ियों की आवाज़ हुई थी। वह दीवार की तरफ धीरे से घूम गई थी। लाख और कांच की ढेर सारी चूड़ियां पहनी थी। आलता वाले पैर को उजाला होते ही साड़ी में छुपा लिया था। तभी पत्नी ने उसकी तरफ इसलिए देखा कि क्या वह भी उसकी तरफ देख रहा था। पत्नी देख रही थी। देखकर वह मुस्कुराया तो वह भी मुस्कुराई। एक कमरे का घर जानकर पिता जानबूझकर 8 बजे की बस से लौट जाना चाहते होंगे। रघुबर का मन था कि पिता रुक जाते। अंदर आ जाइए, रघुबर प्रसाद ने दरवाजे के पास जाकर कहा। पिता उठे और अंदर आ गए। कमरे में एक बोरा बिछा था। पिता थोड़ी देर बोरे पर बैठे रहे, फिर उसी बोरे पर लेट गए। यह देखकर रघुबर प्रसाद बाहर पड़ी खटिया अंदर ले आए। खटिया पर लेट जाते, नहीं ऐसे ही अच्छा लग रहा है। पिता को थका जानकर उसने कहा, आज रात रुक जाते, कल चले जाना। चला जाता हूँ, घर से पूड़ी लाया था, वही खाकर जाऊंगा। बासी पूड़ी नुकसान करेगी, रोटी खा लेना। बासी पूड़ी दाल के साथ अच्छी लगती है। बहू से बोल देना जल्दी दाल सब्जी बना देगी। थोड़ा भात भी खाऊंगा। पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार दिखी। उठकर चौके के डिब्बों को खोलकर दाल चावल ढूंढने लगी। जा बता दे, दाल चावल कहाँ रखा है, पिता ने कहा। रघुबर प्रसाद ने चावल, दाल, आटा के डिब्बे बताए। सब्जी की टोकनी को देते देते पत्नी के पास रख दी। टोकनी में आलू थे। पूड़ी बहुत थी, इसलिए पत्नी ने आटा नहीं छाना। खाना बनते तक पिता आंख बंद कर लेटे रहे। बेटी की गृहस्थी की खटर पटर आंखें मूंद सुनना उन्हें सुख दे रहा था। उनको लगता होगा चलो बेटे की गृहस्थी हो गई। रघुबर प्रसाद कल की तैयारी में किताब खोलकर बैठ गए। पत्नी खाना बनाते बनाते पति को देख लेती थी। हर बार देखने में उसे छूटा हुआ नया दिखता था। क्या देख लिया है यह पता नहीं चलता था। क्या देखना है यह भी मालूम नहीं था। देखने में इतना ही मालूम होता होगा कि यह नहीं देखा था। पिता ने बहुत थोड़ा खाना खाया। 7 बज गए थे। सड़क की बत्ती जल गई थी। आपकी तबीयत ठीक है? वह पूछ बैठा था। हाँ ठीक है। दिखना कम हो गया है। बाईं आंख से तो बहुत कम दिखता है। दाहिनी आंख में जोत बाकी है। मोतियाबिंद हो रहा है। घुटने में बहुत दर्द होता है। काम करने से थकावट लगती है। उठकर खड़े हो गए तो चक्कर आ जाता है। कमजोरी है, डॉक्टर को दिखा देते। होम्योपैथी वाले को? नहीं, अंग्रेजी डॉक्टर को। अच्छा, दिखा दूंगा। रघुबर प्रसाद उठे। टीन की पेटी खोलकर उन्होंने पहले एक 50 रुपये उठाया, फिर 50 रुपये और निकाला। पेटी में अब करीब 200 रुपये बचे होंगे। महीना पूरा बचा है। प्रबंध मंडल ने केवल 800 रुपये महीना स्वीकृत किया था। विभागाध्यक्ष को 1500 रुपये मिलते हैं। इसके पहले डागा महाविद्यालय धमतरी में उनको 1200 रुपये मिलते थे। ये रुपए खर्च के लिए रख लीजिए। कितने हैं? 100 रुपये हैं। समझ लो बस से आने जाने में 50 रुपये खर्च हो गए। 20 रुपये और रख लीजिए। नहीं, तुम्हारा भी खर्च है। पहले भी रुपया दिए थे। रख लीजिए, मेरे पास और है। रघुबर प्रसाद रिक्शा बुला लाए थे। बहू ने पैर छुए तो पिताजी ने आशीर्वाद दिया। आजू बाजू के कमरे से औरतें बच्चे झांक रहे थे। पिता के बैठने के बाद पिता का झोला लेकर रघुबर प्रसाद भी रिक्शे में बैठ गए। बहू से बोल दो दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। तुम्हारा घर बस्ती के एकदम बाहर है। सन्नाटा हो रहा है। जी कहकर वे रिक्शे से फिर उतरे। कमरे के अंदर जाकर पत्नी से कहा, दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊँगा। मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊँगा, यह उन्होंने अपने मन से कहा था। पिता ने जितना कहने के लिए कहा था वह उससे ज़्यादा था। दरवाजे के पल्ले की आड़ में पत्नी खड़ी थी। सिर पर पल्लू था। सिर झुकाए पत्नी ने सुना और धीरे से हाँ कहा। रघुबर प्रसाद को पत्नी का हाँ सुनना बहुत अच्छा लगा। पिता को छोड़ने गए तब से रात को करीब 9:30 बजे पैदल लौटे। सड़क की बत्तियों का उजाला घर के सामने था। उन्होंने दरवाजे की सांकल को बहुत धीरे से खटखटाया ताकि केवल पत्नी सुने, पास पड़ोस के ना सुने।
पत्नी की दरवाजे के पास तक आने की आहट हुई। चूड़ियों की खनखनाहट हुई तो लगा कि दरवाज़ा खोल रही है। तब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने सांकल फिर खटखटाया। दाहिने पड़ोसी के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। पड़ोस की औरत बाहर निकली। रघुबर प्रसाद को खड़ा देखकर उसने कहा, दुल्हनिया सो गई होगी, जोर से खटखटाओ। जी हाँ, रघुबर प्रसाद ने कहा। उन्होंने सोचा पड़ोसन अपना दरवाज़ा बंद कर ले तो वे फिर खटखटाएंगे। पड़ोसन अंदर नहीं जा रही थी। उसने फिर कहा, खटखटाओ। संकल खटखटाने से पहले उनका हल्ला धक्का दरवाजे को लगा तो दरवाज़ा खुल गया। पत्नी ने बहुत धीरे से एक बीच सिटकनी खोल दी होगी और उनको पता नहीं चला। दरवाज़ा खुलने के बाद उनकी नज़र पड़ोसन की तरफ फिर गई। जाओ, पड़ोसन ने कहा, पर वे अंदर अप्रत्याशित से ऐसे चले गए जैसे अपने आप गए। जिस क्षण जाना था उस क्षण नहीं गए। प्रतिक्रिया से उनसे देर होती थी और उन्हें लगता था कि उन्होंने तत्काल काम किया है। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। पड़ोस से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वे दरवाजे से दूर चारपाई पर बैठ गए। पत्नी एक कोने में खड़ी थी। सो गई थी? नहीं, पत्नी ने सिर हिलाया बस। कुछ देर चुप बैठे रहने के बाद उन्होंने कहा, छूकर देखो मुझको, बुखार है क्या? पत्नी को पास बुलाने का कोई और तरीका उन्हें नहीं सूझा। पत्नी उनके पास आकर खड़ी हो गई। शरीर गर्म तो है। बाएं गर्म हाथ से दाहिने गर्म हाथ को छुओ तो पता नहीं चलता कि बुखार है। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को छूते हुए कहा। उन्हें लगा कि पत्नी उनका माथा हाथ छुएगी, पर नहीं छुई। पास आकर खड़ी रही। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो भी पत्नी ने नहीं छुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कोहनी के पास पत्नी को पकड़ा। चूड़ियाँ इतनी थी कि हाथ पकड़ने की और जगह नहीं थी। तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथ से ज़्यादा गर्म है। और उन्होंने पत्नी का हाथ छोड़ दिया। पत्नी का हाथ सचमुच गर्म था। नहीं है, पत्नी ने इस तरह कहा कि उसका हाथ फिर पकड़ ले और छोड़े नहीं। है, सच में है। खाना खा ली हो? उन्होंने फिर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वे पिता के साथ पेट भर खा चुके थे। पिता ने केवल 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा भात। पूड़ी ज्यादा थी। अम्मा ने सोचकर भेजा होगा कि बहू को आटा सानना ना पड़े। रघुबर प्रसाद ने ज्यादा खा लिया था। थाली में बचा छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। इस आदत के कारण वे ज्यादा खा जाते थे। पत्नी उनकी थाली में चुपके से पूड़ी डाल देती थी। पूछती नहीं थी, इसलिए वे मना नहीं कर पाते थे। आखिर खाते खाते वे पानी का गिलास और थाली लेकर खड़े हो गए। पानी उन्होंने खड़े खड़े पिया। पानी बैठकर पियो, तब पिता ने कहा था। खाना खा ली? पत्नी को जस का तस खड़े देखकर रघुबर प्रसाद ने पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा? रघुबर प्रसाद ने धीरे से पूछा। अब की बार रघुबर प्रसाद का दिल धड़कने लगा था। बुखार नहीं है, पत्नी ने कहा। हाथ तप रहा है, अटकते अटकते उन्होंने कहा। नाड़ी देख लो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद को नाड़ी देखना नहीं आता था। उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा। चूड़ी इतनी है कि नाड़ी मिलेगी नहीं, इसमें कम है। पत्नी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उतनी ही लगती है। एक बस में टूट गई थी, एक यहाँ काम करते करते टूट गई। केवल 2 कम है। हाँ, बैठ जाओ। पत्नी बैठ गई। दाहिने हाथ की चूड़ी टूट जाती है, बाएं हाथ की कम टूटती है, पत्नी कह रही थी। और रघुबर प्रसाद नाड़ी टटोल रहे थे। नाड़ी केवल वहां नहीं थी। वहां ना मिलने पर उसे कहाँ ढूंढे? छाती में धक धक टटोला जा सकता है। रघुबर प्रसाद को लगा कि हाथी के ऊपर उनकी पत्नी गोद में बैठी है। रात का काला हाथी और उसकी सूंड धरती तक झूल रही थी। रात हाथी की चाल की तरह ऊपर नीचे डोलते हुए जा रही थी। वे पत्नी को संभाल कर पकड़े हुए थे। अंधेरे में काई की तरह फिसलन होती है, ऐसा रघुबर प्रसाद को लगा। पत्नी फिसल जाती थी। उसके बाद अंधेरे में पत्नी ने पूछा, बस स्टैंड से रिक्शे में आए थे? नहीं, पैदल आया था। पत्नी ने सुना कि रघुबर प्रसाद घोड़े पर आए थे। हाथी नहीं मिला? पत्नी ने पूछा। रघुवर प्रसाद ने सुना कि पत्नी पूछ रही है, रिक्शा नहीं मिला था? मिला था, पर पैदल आया। पैदल आने से पैसे बच गए थे, पास ही बस स्टैंड है। पत्नी ने सुना घोड़े के पैसे नहीं देने पड़ते थे बस स्टैंड के पास। घोड़े पर आने से कितना समय लगा? पत्नी ने पूछा। जल्दी आ जाता, पर रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना रास्ते में एक घुड़सवार और मिल गया था। फिर इधर उधर घूमते रहे, इधर उधर घोड़ा दौड़ाते घूमते रहे। पत्नी ने सुना थक गए तो एक टिपरिया चाय की दुकान में चाय पी। थक गए तो एक खंडहर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पिया। पत्नी ने सुना अच्छी गर्म चाय थी, गाढ़ा गर्म दूध था। पत्नी ने सुना मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। पत्नी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ घुड़सवारी करूंगी। अब की बार रघुबर प्रसाद ने सुना घुड़सवारी क्यों?
खटिया पे लेटे लेटे उड़ जाएंगे, रघुबर प्रसाद ने कहा। पक्षी बनकर उड़ जाएंगे, पत्नी ने सुना। हाँ, पत्नी ने कहा। उड़कर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जहाँ 6 महीने की रात होती हो, रघुबर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी यही सुना। 6 महीने की रात में एक खटिया पर लेटे रहेंगे, पत्नी ने कहा। रघुबर प्रसाद ने भी यही सुना। 6 महीने की रात खत्म होते होते फिर वहाँ 12 घंटे की रात में आ जाएंगे, आकर सो जाएंगे, पत्नी ने भी यही सुना। हमारे उठने का रास्ता सुबह देखेगी, रघुबर प्रसाद ने कहा। सुबह किस तरह रास्ता देखेगी? जैसे ही हमारी नींद खुले सुबह हो जाए। ज़्यादा देर सो गए तो ज़्यादा देर बाद सुबह होगी, रघुबर प्रसाद ने सुना। ज़्यादा देर सो गए तो ज़्यादा देर रात रहेगी। चिड़िया रास्ता देखेगी कि हम उठें, जिससे सुबह हो और वे चहचहाना शुरू कर दे। सुबह सबसे पहले छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाहट होती है, इसके बाद कोयल के बोलने की आवाज़ आती है।